माओ ने जब 62 में अटैक आया था, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया पे अटैक करूंगा, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं जाऊंगा, नेहरू को थप्पड़ लगाऊंगा, वापस आऊंगा, 50 साल बाद हम फिर करेंगे। और 2012 में यही हुआ। What is the reason that it came out to be like a war? एक पहाड़ में आपके दो शेर नहीं हो सकते। It was a clash between Mao Zedong and Nehru as to who will head this. Suddenly रातों रात अटैक हुआ इंडिया के ऊपर। Because Sardar Patel died after writing that letter, warning Nehru कि ये PRC के साथ आप पंगा मत लीजिए। हमारे जो आर्मी थी वो that was not prepared, winter clothes ये सब। लैट्रीन का शेड था, उसको आप बोलते हो पोस्ट है। पीटी शूज और कॉटन ट्राउजर्स और कॉटन शर्ट में आप सेला क्रॉस करवा रहे हो लोगों को। आज भी अगर आप दिन के टाइम बेस्ट वेदर में निकल जाइए वहां से, विदाउट अ जैकेट बांध जाऊंगा मैं। तो why Nehru was leading that? जनरल BM Call is going to be one of his, was a favorite officer of his. मैं उनको लेके आऊंगा, उनको प्रमोट कर दिया। वो बहुत आर्मी की जो हायरार्की थी उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। और जो फॉरवर्ड पॉलिसी जो बनाई थी, ये आप इसको बोलोगे कि दैट ये हिम्मत थी या हिमाकत? फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं होती आपके पास, आज ना तो लद्दाख होता ना निफा होता। चाइना को चाहिए क्या? तो चाइनीज आर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन अरुणाचल। USSR या अमेरिका, उनका कोई रोल था? CIA का उस टाइम काफी हाथ था इसमें। वही दलाई लामा को 59 में लेके आए थे लासा से। दलाई लामा को जो शरण दी थी, इंसानी डिसीजन था या आप उसको कहोगे कि डिप्लोमेटिक मिस्टेक थी? उनके साथ 1 लाख और तिब्बती भी लोग भी आए थे। चाइना जीत के बाद पीछे क्यों हट लिया था अपने आप? एक बार वो पासेस बंद हो जाते थे, वो इस साइड पकड़े जाते थे, उनको फिर हम चुन के मारते। दैट जो हमारा गलवान वाला इंसिडेंट था, उसमें हमारी जो लैंड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और मेरा दूसरा चैनल द प्रतीक शो क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पॉडकास्ट की छोटी क्लिप्स देखना चाहते हो, उससे इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, तो आप इस चैनल पर जाके मेरी छोटी क्लिप्स वाला चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो भी बहुत खास होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक नई टॉपिक पे जाने वाले हैं। दैट इज इंडो चाइना वॉर 1962। जिस जंग में काफी सारे राज छुपे हैं कि ये जंग की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, क्या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो मौजूद है मार्केट में, क्या वो सच है या कुछ और सच है, इस जंग की क्या सच्चाई थी, इस पर भी मैंने इस पे चर्चा करी है। तो उसके लिए मैंने इनवाइट करा एक बहुत ही खास मेहमान को, शिव कुणाल वर्मा सर को, जो कि एक हिस्टोरियन है, एक ऑथर है, जो कि एक बहुत फेमस डिफेंस एक्सपर्ट भी रह चुके हैं। उनको इस टॉपिक के बारे में बहुत गहरी जानकारी है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं जो बहुत ही रिनोन्ड और फेमस भी हैं। तो आज जानेंगे इस जंग से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को, डिबंक करेंगे कुछ मिथ्स को। तो बने रहिए इस एपिसोड में। आइए शुरू करते हैं। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग शिव कुणाल वर्मा सर ओनली ऑन द प्रतीक शो। तो आई वॉन्ट टू नो फर्स्ट दैट हाउ इट ऑल स्टार्टेड, दैट ये फसाद की जड़ क्या थी? व्हाट इज द रीजन दैट इट केम आउट टू बी लाइक अ वॉर? सबसे पहले तो जो मैंने किताब लिखी है उसका टाइटल ही है कि द वॉर दैट वाज़न्ट। उसको वी आर नॉट रियली ट्रीटिंग इट, हम अपने दिमाग में उसको वॉर बना के बैठे हुए हैं, लेकिन था वो बॉर्डर स्कर्मिश अगर देखा जाए। क्योंकि एक ब्रिगेड आपकी लद्दाख में, एक ब्रिगेड भी नहीं, थोड़े से 2 पलटनें वहाँ पे इन्वॉल्व थी, और आपकी नीफा में भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पलटनें थी, और एक ब्रिगेड से ज़्यादा आपका डिप्लॉयमेंट नहीं था। अब इसमें इसका जो इतिहास है एज टू इसमें हुआ क्या, व्हाट एक्चुअली लेड अप टू दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट, वन हैज़ टू गो बैक एटलीस्ट अ डेकेड, which is around the time of our independence. Also, the Chinese also in 1949, the communist government, the PRC, they overthrew the Kuomintang government. Chiang Kai-shek वाला जो दौर था, और उनको उन्होंने they drove them out of mainland China. वो चले गए फॉर्मोसा, जो आज ताइवान के नाम से जाना जाता है, and that government set up over there. Now the entire Maoist lot, which was basically peasants and from the countryside, very rough and tough, they suddenly became the new China we were dealing with. 1947 में इंडिया का जो बॉर्डर था उसमें चाइना था ही नहीं, तिब्बत था और जिंगकियांग था। ओके। अब 49 में इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माओ ने, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, राइट, द होल सिस्टम वाज एग्जॉस्टेड फ्रॉम फाइटिंग, so Mao was banking on the fact that nobody is going to react.
So first thing he did was he annexed Xinjiang. Xinjiang was actually a protectorate of both Russia and China. So for China Okay. to take over the whole thing was like a half takeover. But from our perspective, Jammu and Kashmir, which was a princely state, from no border with China, we now suddenly had the People's Republic of China in 1949 for a 1500 kilometer boundary which is just against Jammu and Kashmir. ओके, Right? तो वो उधर भी थे. तो वहाँ सबसे पहले तो ये हुआ है आपका. ओके, फिर एक साल बाद ये वहाँ से ये अक्साई चीन के थ्रू काटते हुए इन्होंने आके तिब्बत को भी एनेक्स कर लिया. उसको बोला ऑटोनोमस रीजन, ये वो व्हाटएवर, वो those are the nomenclatures. But they came and they rolled into Tibet. Once they came into Tibet, whether they were autonomous region, this, that, it's irrelevant. Suddenly, India now had a new neighbor in 1500 kilometers in Jammu and Kashmir and another 2500 kilometers which ran all the way from the Barahoti area of Satluj, जो अब हिमाचल का एरिया है, गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, सिक्किम, Bhutan, and what is at that time known as NIFA, the Northeastern Frontier Agency, which is Arunachal. ओके. अरुणाचल को पहले नीफा बोलते. पहले नीफा बोलते थे उस टाइम पे. Okay. और वो उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आता था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता था, क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दिस एरिया वाज रिफर्ड टू एज द नॉन अनएडमिनिस्टर्ड एरिया. उसमें ना क्योंकि वो ट्राइबल्स का बहुत ज़्यादा वो था. ओके, अरुणाचल को कंसीडर नहीं करते थे. कंसिडर करते थे. उन्होंने उसका पूरा अपना मैकमोहन लाइन वगैरह 1914 से क्लियर थी कि हमारा एरिया है. लेकिन बिकॉज एडमिनिस्ट्रिंग दिस एरिया, जो भी उसमें असम राइफल की कोई पार्टी जाती थी, पेट्रोल जाती थी, वो सबका सिर काट देते थे. सो देयर वाज नो वे दे कुड गेट इन विदाउट अ रेगुलर फुल फ्लेजेड मिलिट्री ऑपरेशन. ओके. So this area was more or less left alone, right? But so after independence, when we also came there in 1951, we had अपना जो तवांग का एरिया, वहाँ पे जाके बॉब खातिंग की एक पार्टी गई, उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया. धीरे धीरे हर एक चीज़ उंगली थी. रोड्स नहीं थी, ट्रैक्स नहीं थे, कुछ नहीं था, नदियों के साथ साथ लोग जाते थे. तो अब suddenly you have a 4,000 kilometer long boundary with a new country called China. China. And you had to know exactly what the hell China was. But China was also struggling to find recognition on the world platter. Right. Right? And one person who was also emerging as a very big personality in that period was Nehru. Nehru. So Nehru was heading the non-aligned movement, and he was the big post-colonial name on the world scene. But also, don't forget, China was also colonized by the Japanese and stuff like that. So, for post-colonial, unke liye bhi tha. And the other post-colonial leader who was emerging was Mao Zedong. So, it was a clash between Mao Zedong and Nehru as to who will head this African Asian bloc, which was where most of the colonial countries were. Okay. And China में एक saying है, there can never be two tigers on one hill. एक पहाड़ में आपके दो शेर नहीं हो सकते. एक ही रहेगा. तो ये माओ के दिमाग में बड़ा क्लियर था कि अब हमको आई एम द मेन गाय. माओ वाज वेरी क्लियर. बट माओ का प्रॉब्लम ये था कि आफ्टर द कुमिंगटोंग गवर्नमेंट हैड बीन किक्ड आउट, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज चाइना एट दैट टाइम. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल दैट आरओसी के पास थी ना, इनके पास तो थी नहीं. जस्ट इंडिपेंडेंस हुई थी. तो उन्होंने Nehru took it upon himself to also start representing China. अच्छा. एंड हमारी फिर इनके साथ 1954 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में, बांडुंग कॉन्फ्रेंस. वहाँ पे नेहरू वाज एक्टिंग मोर एज अ स्पोक्सपर्सन फॉर चाइना देन फॉर इंडिया, फ्रैंकली स्पीकिंग. ही वाज ट्राइंग टू, एंड देन वी हैड आवर ओन एग्रीमेंट विद देम इन 1954 व्हिच इज द पंचशील एग्रीमेंट, हिंदी चीनी बाय बाय. तो व्हाई नेहरू वाज लीडिंग दैट? Nehru was pragmatic. He knew that he knew China was a powerful country. एक साल वो चाइना में रह चुके थे. And but what he did not realize was that when he was in China, he was with the Kuomintang government. They're very different from the mental makeup of the Mao's peasant army. You know, they were completely rough and tough kind of a thing. जो हमारे World War II में हमारे troops and Chinese troops fought together. हमारी जो पलटनें थी तो इनको चाइनीज को तो कंटेम्प्ट से देखते थे, बोलते थे ये तो अफीमची है साले, इनको तो लड़ ही नहीं सकते. You see, so and ours was a very professional and strong army. Actually, the British Indian Army at that time was very, very good.
And we inherited क्या? I mean, Indian officers simply took over. The men were the same. So we always had that feeling that we are, whatever it is, we will do what we have to do. But हमारा जो एरिया है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं JNK की, तो you're looking at लद्दाख. आज लद्दाख is easily accessible. Everybody knows where लद्दाख है. 1980s में I worked in Ladakh for a while. Nobody knew where the hell Ladakh was, यार. लद्दाख है क्या? अभी भी लोग उसको लेह लद्दाख बोलते हैं कि लेह इज द कैपिटल. So it is like saying भोपाल मध्य प्रदेश, okay, or whatever. So ये बिल्कुल ही कोई information नहीं थी. There were hardly any roads. There were only tracks. There was we had one infantry battalion in the whole of Ladakh at that time. ये पुलिस के अंडर आती थी. लेह में ये लोग थे. इन्होंने वहाँ से पोस्ट बनाना शुरू किया. वो जो फॉरवर्ड पॉलिसी बाद में हुई. अगर गलवान वलवान की बात करते हैं तो जो पहला एक्सपेडिशन गलवान को गया था, गलवान वैली में, दे टुक 100 पैक एनिमल्स. 100 पैक एनिमल्स? हाँ, उसमें याक और घोड़े जो साथ गए, 6-7 आदमी जो गए वहाँ पे पोस्ट बनाने के लिए. 10 आदमी गए थे मेरे ख्याल से, और जो पॉटर्स होंगे और जो साथ में जो याक और म्यूल्स को चला रहे थे. ये वेरी वेरी टफ एनिमल्स, याक एंड दिस थिंग. गलवान पहुँचते पहुँचते 100 मर गए. 100 मर गए. वो फिर उन्होंने वहाँ जाके हाथों से डिफेंसेस बनाए थे उस टाइम. तो इतनी बुरी हालत थी उस एरिया की. नीफा की तो आप बात ही मत करिए. वहाँ पे तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं था. नीफा में आपकी 5 मेजर नदियाँ हैं. कामेंग नदी जो आती है, बिल्कुल सबसे पहले तो वो न्यामग्यांगचू है, जो फिर भूटान बॉर्डर से भूटान के अंदर आ जाती है, और फिर मनास नदी बन के असम में आ जाती है. फिर आपकी कामेंग नदी वैली है, ठीक है. फिर आपके आ जाती है सुबानसरी, जिसपे दापरी जो ताकसिंग वगैरह वो है. देन द नेक्स्ट मेजर वैली इज द सियोम एंड द सियांग वैली. सियांग नोबडी न्यू till 1935. The geographical societies had not even linked the Sangpo with the Brahmaputra. So there was hardly any information available. हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जनरल बिलीफ वॉज कि जो लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र है. ये सियांग तो पता नहीं कहाँ से आ रही है. क्योंकि क्या होता है कि देखिए, इंडस और सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों कैलाश मानसरोवर के आसपास वहाँ पे उनका ओरिजिन है. दे मोर और लेस फ्रॉम द सेम एरिया. इंडस जो है आपकी वेस्टवर्ड जाती है, इट गोज वेस्ट. द ब्रह्मपुत्र गोज ईस्ट एंड सतलज कट स्ट्रेट डाउन. ठीक है, इट कम्स इनटू द बाजपा एरिया एटसेट्रा एंड गोज पास स्पीति सिटी एंड ऑल दैट, इट कट्स थ्रू पंजाब. ब्रह्मपुत्र goes east, Indus goes west. Both follow the same trajectory. They're not a major river to start with. बड़ी छोटी सी है. And Indus जाती है, it enters India, Demchok comes in. जब झंस्कार आके उसको मिलती है लेह के बाद, तब उसमें थोड़ा वॉल्यूम बढ़ने लगता है. फिर वो बटालिक से होते हुए जाती है. It's still heading into स्कारदू. वहाँ से फिर गिलगित नदी आ गई है वो. फिर इस साइड जो ब्रह्मपुत्र है उसमें तो और भी कम पानी है, उसमें ज़्यादा स्ट्रीम्स नहीं आ रही हैं. तो वो अब बोथ आर रनिंग दीज इनक्रेडिबल जर्नीज. अब कुदरत का आप ये देखिए, दोनों साइड में 25,000 फुट के 2 पहाड़ हैं. एक तरफ नंगा पर्वत, एक तरफ नामचा बरवा. अब दोनों नदियाँ उसके नॉर्थ साइड से जाके दे टर्न साउथ. नॉर्थ से जाती है साउथ में. तो अभी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है और वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, और फिर वो वहाँ जाके पहाड़ के नॉर्दर्न साइड से होके देन दे टर्न साउथ. Indus cuts right through Pakistan. It dissects what is now Pakistan, that time Punjab. And Brahmaputra used to come down the Siang River and then join the Lohit and the Dibang. And उधर से एक और आती है नाउदीन, इनको आके मिलती थी. लोग तो सोचते थे कि ब्रह्मपुत्र वो है. तो ये 1935 में जाके इन्होंने किंगडम वार्ड थे, he and his wife, and they went there. They are the ones, they are anthropologists, they are the ones who for the first time said that this is the same river. People didn't even know that. So you can imagine how little information there was. Getting into this area was impossible. The Dibang River Valley was Mishmis, Idu Mishmis, Miji Mishmis. आप उधर जाइए, वहाँ पे आपके they were all headhunters, आप सिर काट देते थे. They were very fiercely protective of the areas. अच्छा, अगर आप सियांग नदी पे जाएंगे तो आडी ट्राइब्स, आडीज को उस टाइम वो अभौर बोलते थे, क्योंकि एसएमईज भी नहीं जा पाते थे, हम लोग नहीं जा पाते थे. ट्रेडिंग के लिए जाते थे, उनकी जो भी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी, दीज पीपल वुड नॉट अलाउ एनीबडी इनटू द एरिया.
फिर आप आइए in Arunachal that time. अरुणाचल दैट टाइम, फिर आप सुबानसरी नदी में आइए, वहाँ पे दिशी ट्राइब है पूरी, इक्वली किसी को नहीं आने दे। निफिस को उस टाइम दाफला बोलते थे ये लोग, which these names have luckily now been dropped because their origins in Assamese are actually negative. So similarly, this whole area was protected. Nobody knew what the hell was going on. Very few people had an idea of Ladakh, had a very scanty idea of Nifa. But on the Chinese side, the situation is a little different. क्योंकि जो वाटरशेड है जिसके ऊपर आपकी पूरी बाउंड्री बनी हुई है, उसके उस तरफ वाटरशेड आ जाता है। यू नो व्हाट अ वाटरशेड है? तो जो पानी जब गिरता है, तो जैसे कि ये आपकी रिज लाइन है पहाड़ की, तो जो पानी इस साइड गिरेगा वो साउथ जाएगा, जो इधर गिरेगा नॉर्थ जाएगा, तो ये वाटरशेड गिलाया जाता है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है ना? सो द वाटरशेड इज व्हाट द प्रिंसिपल इज व्हाट दे यूज्ड टू डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो वो वाटरशेड ही बाउंड्री था, वो बट डिमार्केशन है उसको आप, इट वाज डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश एंड द तिब्बतन्स एट दैट टाइम 1913 में, जब 1914 में जब शिमला एग्रीमेंट हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे डिड इट, बट इट ओपन टू कंप्लीट मिसइंटरप्रिटेशन, क्योंकि इस वैली का पानी किस साइड से जा रहा है उसको तो फिर वो पूरे सर्वे करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और इतना इम्पॉसिबल एरिया है। यू आर लुकिंग एट पीक्स विच आर बिटवीन 16 to 20,000 feet. It's impossible to market. It's impossible to market today. Imagine in 1962 what the situation was. So it was this scenario in which we are looking at, that we had a problem with China. And when the problem with China started, there were people like with Sardar Patel and all who predicted it. They said ki the PRC has come. If we don't do anything now, he was advocating, whether he was advocating or others, Malik was the IB chief, they were advocating that we need to go in to Tibet and fight the Chinese now. But that was not possible. You can't do it on your own. And the world was exhausted from World War II, which is what Mao Zedong was banking on. So we let it happen. And then events happened, and there were enough warnings. There were 2 or 3 very important committees which were set up, because Sardar Patel died after writing that letter. 17 days after writing that letter, warning Nehru कि ये PRC के साथ आप पंगा मत लीजिए। पंगा मतलब not पंगा in the पंगा sense, he said कि don't take them for granted. अच्छा, ये जो बोल रहे हैं साले झूठ बोल रहे हैं। ये जो आपकी ट्रीटीज हैं, ये सब जो तिब्बत के साथ हैं, ये सब ये हिस्ट्री अपनी तरफ से बोलेंगे, आप अभी से अपने आप को वेरी फ्यू नीड टू डू सम फर्म हैंडलिंग। सो नेहरू, पीपल बिलीव कि सरदार पटेल थोड़ा रह जाते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट एटसेट्रा, बट द फैक्ट इज नेहरू स्टिल बेस्ड ऑन सरदार पटेल लेटर, देयर वर 2 major this thing committees set up: the Himmat Singh Committee for the Northeast and the Kulwant Singh Committee for the Western sector. Kulwant Singh is the general who fought your J&K. He was Jagdev का commander and all that. उन्होंने 1953 में, ये जो सरदार पटेल की लड़ाई थी 50 के आसपास थी, 1953 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है. And in 1953 he has clearly said that 9 years from now there will be a clash with China on the border. उन्होंने तभी बता दिया था. उन्होंने कहा कि होगा, क्योंकि उसका अप्रिसिएशन होता है ना मिलिट्री टर्म में कि अगर हम ये करेंगे, यहाँ बिल्डअप होगा, ये होगा, वो होगा. सिमिलरली दी नॉर्थ ईस्ट में भी यही हिम्मत सिंह कमेटी सेट कि अगर हम ये नॉर्थ अपनी वी हैव टू गो इनटू दीज एरियाज, वी हैव टू सेट अप पोस्ट, अदरवाइज विदाउट, अगर उसमें आपका कोई क्लेम ही नहीं होगा तो फिर चाइनीज आके वैसे ही बैठ जाएंगे. सो वो भी फिर प्रोसेस हैड स्टार्टेड एंड इट वाज सो सीरियस दैट देयर वाज समथिंग कॉल्ड एक्सरसाइज लाल किला in 1960. Exercise Lal Killa, which was held in, the army was not holding NIFA at that time. It was under the Ministry of External Affairs. Eastern Command was not in Calcutta, it was in Lucknow. And उस टाइम ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे जनरल थोराट और चीफ थे जनरल थिमाया. तो उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की थी. उन्होंने कहा था कि अच्छा, उन्होंने यही नहीं बोला कि एक्सरसाइज में कि चाइनीज आएंगे, उन्होंने यहाँ तक बोला कि चाइनीज 20 अक्टूबर 1962 को आएंगे, इस नाले से आएंगे, यहाँ पे अटैक्स आएंगे, ऐसा होएगा. इतना एक्यूरेट था. पर किसी हैव द आइडिया कि भाई ये होने वाला है. दे तो नहीं कह सकते. जनरल थोराट वाज एन एक्सेप्शनल ऑफिसर. उनकी जो परसेप्शन थी, उनका पूरा ही हैड समथिंग नोन एज द डिफेंसिव प्लान. He, very simply for your readers to, for your viewers to understand, उनका कहना यह था कि जो पूरा विथ है
अरुणाचल का, हाँ अगर ये 150 किलोमीटर का है या 200 किलोमीटर का है, अगर आप बॉर्डर पे लड़ेंगे, हाँ आपको 200 किलोमीटर ऑफ डेंस जंगल, इम्पॉसिबल टेरेन, आपकी लॉजिस्टिक लाइंस रन करेंगी। तो आप क्या करिए, आप एक लाइन ड्रॉ करिए जो 25 मील है प्लेन से, तेजपुर से, अच्छा तो उस पे आप डिफेंसिव लाइन बनाइए, होल्ड योर पोस्ट। असम राइफल यूनिट्स विच हैव डन वेरी वेल इन वर्ल्ड वॉर टू फाइटिंग रियर गार्ड एक्शन, उनको आप वहाँ पे लगाइए। आने दो चीनियों को, उनकी लाइंस ऑफ एक्सटेंशन पे आने दो, उनको स्ट्रेच करिए, और जब वो फुली स्ट्रेच्ड है, आपकी भी स्ट्रेच्ड है, यू क्लैश ऑन द डिफेंसिव लाइन, आपके किलिंग फील्ड में आएंगे, फिर आप इनको चुन चुन के मारो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि नेहरू हैड ऑल्सो डिसाइडेड दैट जनरल BM कॉल इज गोइंग टू बी वन ऑफ हिज, वाज अ फेवरेट ऑफिसर ऑफ हिज, मैं उनको लेके आऊँगा, उनको प्रमोट कर दिया। वो बहुत वो आर्मी की जो हायरार्की थी उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। ये सारी चीज़ें फिर टोटल्ड अप and led to the 62 conflict, which was an absolute disaster when it happened, because जब वो हुआ, for various reasons, we were caught with our pants down. तो 1962 से आज तक अनबन चलती रहती है। सिचुएशन बेटर है पहले से, बट आज भी अनबन चलती रहती है। बट व्हाट चाइना वांट्स, चाइना को चाहिए क्या? अनबन तो अभी शुरू हुई है आपकी। देखिए, माओ ने जब 62 में अटैक आया था, उन्होंने अपने he had actually in a public speech, हाँ इंडियन एम्बेसडर थे वहाँ पे, पानेकर साहब, हाँ उन्होंने कहा कि मैं इंडिया पे अटैक करने वाला हूँ, अच्छा, उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं जाऊँगा, नेहरू को थप्पड़ लगाऊंगा, वापस आऊँगा, हम वहाँ से उनको सीधा करके वापस आ जाएंगे, और 50 साल बाद हम फिर करेंगे, 50 साल बाद फिर हम फिर करेंगे। और 2012 में यही हुआ। 2012 में ये पहली बारी, तब तक बॉर्डर में मोर और लेस शांति थी। 67 नथुला में इंसिडेंट हुआ, वी स्टूड अप टू देम मैटर्स। उसके बाद 86 में सुंदरोंग वैली में भी कुछ हुआ था। इंडिया हेल्ड इट्स नर्व, वी लुक्ड देम इन द आई, दे केम, दे वेंट बैक। But in 2012, it was anticipated this is going to happen, because people said so. I said so, for example, in a public forum, that they are going to come. And the reason I said it was because Mao had said, I'm going to do it. और ये तो अपनी रेड बुक को कॉपी करते, फॉलो करते। तो ये देपसांग प्लेन्स में ही आ गए। उन रेड बुक में उनका पूरा वो है ना, हाउ टू रन द कंट्री, व्हाट टू डू, एवरीथिंग। माओ रेड बुक एवरीबडी यूज्ड टू कैरी इन हिज पॉकेट ना। तो वो इट्स आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। तो ये दे केम इन 2012 व्हेन दे केम इनटू द देपसांग प्लेन्स। दैट टाइम द आर्मी कमांडर वाज जनरल परनायक, हु इज नाउ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल। ही वाज द नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। तो मोमेंट दे केम इनटू देपसांग, वो जाके वो दूसरी जगह पे जाके उन्होंने कहा चलो चाइनीज आ गए, हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं। वो सोकर बोल में जाके बैठ गए। सो दे हैड नो ऑप्शन बट टू विड्रॉ, बट यू हैड टू गेट टफ विद दीज गाइज ना। और अनबन तो फिर आपकी 2020 से शुरू हुई ना, जब आपके ये फिर पूरा तमाशा डोकलम हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। पर मोर और लेस दिस बॉर्डर वॉज क्वाइट बिटवीन 1962 and 2012, and it really flared up again only in 2020. The reason why it flared up is also very interesting in my opinion. The Chinese are actually not interested in Arunachal. It has no meaning for them. It makes no difference to them. But उनको जो अक्साई चीन का एरिया है, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्सट्रीम राइट है, दैट लिंक सिंकियांग विद तिब्बत टू, यहाँ से तो इनकी अब बाद में रेलवे लाइंस वगैरह बनी और रोड बनी ना, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, फ्रॉम पैसिफिक साइड। दिस वाज द मेन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सो दे हैड टू टेक इट। सियाचिन सियाचिन नहीं, सियाचिन तो आपका साइड में पड़ गया। ये अक्साई चीन की बात हो रही है। okay. तो अक्साई चीन का जो इनको एरिया चाहिए था, इन्होंने हर हालत में लेना था। इसको लेने के लिए क्या करोगे आप? उन्होंने अरुणाचल पे भी क्लेम डाल दिया कि आप हमको ये दे दो, हम आपको वो दे देंगे। तो नेहरू ने कहा तुम होते कौन हो साले? हाँ, तुम, ही एक्चुअली सेड इट अमाउंट्स टू अ थीफ एंटरिंग माय हाउस, ऑक्यूपाइंग 2 rooms, and then wanting to negotiate and saying, I'll keep 1 room and I'll give you 1 room. I mean, who the hell do they think they are? So he got adamant on that, and he refused to negotiate with them on this. But at the same time, he did not quite realize the seriousness of what was happening. He knew what the seriousness of what was happening, but he also thought that we were not in a position to fight them. Because we had major problems with Pakistan. The whole border was fluid. Jammu and Kashmir was in a state of, वहाँ की लड़ाई 47-48 इंडिपेंडेंस के बाद आप सीधा एक युद्ध में गए हैं. So it was, you have to see it in the perspective of what happened at that time.
Right. Nehru took certain decisions. Nehru also was, you see, we say Nehru centralized everything to himself, ये वो blah blah blah. अरे भैया, और था कौन उस टाइम जिसको कोई आइडिया था कि लद्दाख का है और ये का है? I'm not an apologist for Nehru by any stretch of imagination, but what I'm saying is that circumstances in those days were very different. आज हम सब बड़े आराम से बैठ के कह सकते हैं कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था. It's not that easy. So when things flared up, they were going to flare up. It was going to happen. And there was enough indications that there's going to be trouble with China. Unfortunately, on our side, we had people like Krishna Menon, and who was very, very, he was a communist at heart, and he was absolutely certain China will not do anything. The Intelligence Bureau completely misread them. Nehru promoted all the wrong people because they were his relatives or whatever reason he had for doing so. And कहते हैं ना, it's not one reason which leads to a debacle, it's always a combination of factors. So these combinations all came together. So when the Chinese attack came, we were not prepared for it. And we crumbled like a house of cards. और उसके बाद भी, it was just one disaster after the other. 20 अक्टूबर को अटैक आया है. 21 को ज़्यादा कुछ वो जिमितांग वगैरह में आ गए. 23 को they attacked Bumla. After that, till 17th of November, on the Tawang sector, nothing happened. Right. There was a big gap. 17th of November, they've restarted the operation. Then again, we've collapsed. Because we did not actually expect them to, even we thought कि सेला पे बैठ गए, अब देखी जाएगी. आपके वलोंग सेक्टर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है. Despite very good defenses, everything in that area, वो helmet top, ये वो ladders, and you know the Forsake and Six Kumau, all these guys, they fighting. We were not able to hold the Chinese. Fighting is over 2 or 3 days only. बस 2-3 दिन. बस वो पहले दो दिन आपकी अक्टूबर में हुई है और फिर नवंबर 17-18 को हुई है. उसके बाद most of our casualties have happened while we were withdrawing. Our senior officers let us down very, very badly. And most of them were political appointments at that time. ऐसा क्यों? नेहरू के वो जनरल कॉल थे, उनको उन्होंने बढ़ावा दिया हुआ था. और उनके कॉल के ऊपर जो भी जनरल थे जिन्होंने भी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह में लिखा था, एवरी टाइम दे सेड नॉट फिट फॉर फर्दर कमांड. ही वाज अ कर्नल, देन ही बिकेम अ ब्रिगेडियर. कर्नल पे नेगेटिव रिपोर्ट, ब्रिगेडियर पे नेगेटिव रिपोर्ट, मेजर जनरल पे नेगेटिव रिपोर्ट, लेफ्टिनेंट जनरल पे नेगेटिव रिपोर्ट. And every time Nehru would step in and say, no, these chaps don't know what they're talking about, this man is brilliant. You see, he was related to him. And when Kaul joined the army, Motilal Nehru died before Kaul got commissioned. But Kaul was the last batch of Sandhurst, which came from there. And Motilal Nehru was instrumental in the Indianization of the armed forces, and Indian Military Academy was being set up. So he had a very major say with the British government. उन्होंने उस टाइम चिट्ठी लिखी थी कि ये ब्रिजमोहन कौल मेरा, you know, he's an officer, he should not be exposed to any danger. He's joining the army, but he should not be sent to any forward areas. He should not be in a fighting arm. तो वो राजरिफ में थे, उनको हटा के ASC में डाल दिया. World War II हो गई. Throughout World War II, what did he do? His job was taking the Nautanki parties which came and did dances and all to keep the troop morale high. वो उनका ये काम था. और जब इंडिपेंडेंस हुई, ये कर्नल साहब थे, ये MA थे वॉशिंगटन में, वहाँ से उन्होंने उसको वापस बुलाया. He sent him as his emissary. Army is supposed to be a political. Army would never get involved. But Kaul was sent to Srinagar to become the liaison between the person who was negotiating between Nehru and Sheikh Abdullah. जब ये brigadier था, he went to Korea. He got into trouble there. They reported negatively on him. That should have been the end of his career. मतलब नेहरू को पता था कि that. And Nehru used to say कि this man is the most brilliant officer we've had. Parliament में बोला हुआ है. बस रिश्तेदारी थी इसलिए. अब यार तुम जानो, हम जाने रिश्तेदारी थी कि मतलब जान पहचान एक ही प्राइम में बैठे थे कि क्या हुआ था, वो तो उनकी बात है. But the fact is he was backed up and he was from the same family. He was also a Kashmiri. And mind you, Kaul was not a bad guy. Kaul, when you actually, when I wrote the book, I did a lot of research about him also. Most of the Indian generals at that time were a lot of fufa. Each one used to pretend he's more British than the British. Because style of speaking, ये वो. Kaul हिंदी प्लेस करता था.
He used to hold plays with all the kids and all his Hindi plays. He was very down to earth. There were likable things about him. But a very decent guy does not necessarily have to be made into. You are putting him in a position of power, lifting him and putting him there for no rhyme or reason, and expecting him to deliver when he is not capable of delivering. What the hell do you expect? आपका टेस्ट मैच हो रहा है, ठीक है, आपको 2 स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन चाहिए, आपके नंबर 3 स्पेशलिस्ट होता है, 4 स्पेशलिस्ट होता है, 5-6 विकेट कीपर होता है, बाकी आपके बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, जो भी है. लेकिन आपको नहीं यार ये बात सही नहीं है, एक वो बंदा बैठा हुआ है स्टैंड में, वो मेरा भाई है यार, वो आके ओपन करेगा, वो कैप्टन भी बन जाएगा, वो बॉलिंग भी करेगा, वो बैटिंग भी करेगा, वो हर एक चीज़ करेगा. तो क्या क्या होगा बताइए. तो ये तो एक गलती थी जो नेहरू की तरफ से थी. ये फेवरेटिज्म विद इन द आर्म फोर्सेस कभी होना नहीं चाहिए, और हुआ. एंड दिस वाज द ओनली एंड द मेजर कॉज फॉर द डिबाकल इन 1962 पीरियड. वो बाकी क्या हुआ, लॉन्गजू में क्या हुआ, दलाई लामा के साथ क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो सब फिर कहानियाँ हैं. बट दिस वाज द फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग. ओके, तो उसको एक्साइज चेन चाहिए था मेनली. बस एक्साइज चेन उनको चाहिए था, उन्होंने ले लिया. 62 में देखें, उन्होंने आपको वहाँ से धकेल दिया. वहाँ पे धकेल दिया क्या, कोई था ही नहीं वहाँ पे. वो तो जॉनसन लाइन बनाई थी उन्होंने ऑन पेपर, स्टेट फोर्सेस होती थी, उनको भी इन्होंने हटा दिया था वहाँ से. तो चाइनीज हैड नो ऑपोजिशन ओवर देयर. वो आके आपका जहाँ पे पैंगोंग सो वगैरह जो अभी जो तमाशे हुए हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी. दे केम एंड दे अटैक्ड 18 GR की पोजीशंस ओवर देयर. हम जिसको पोस्ट बोल रहे हैं ना, जैसे काराकाश और ये दौलत बेग ओल्डी एंड दिस एंटायर एरिया, हम उसको पोस्ट करेंगे. अभी पोस्ट है. 4 आदमी 3 आदमी, जो आपका लैट्रीन का शेड था उसको आप बोलते हो पोस्ट है. अब जब चाइनीज आए हैं और अटैक किया है, दे ओवररन ऑल दिस. अब उसको किस चीज से लड़ोगे आप. मतलब सेटअप नहीं था प्रॉपर, कुछ ऐसा कैसे हो सकता था. मैं आपको बता रहा हूँ, इट वाज सच अ डिफिकल्ट एरिया. हेलीकॉप्टर से अगर आप लोगों को वहाँ सर्वाइव करने के लिए जो हेलीकॉप्टर में ले जाते थे, मी 4 उड़ रहे थे उस टाइम. मी 4 का प्रॉब्लम यह था कि ही कुड लैंड, बट ही नीडेड अ शॉर्ट रनवे टू टेक ऑफ. अच्छा, इट वाज अ हेलीकॉप्टर बट इट नीडेड अ शॉर्ट रन. अब वो रनवे बनाने के लिए आपको विद मैन पावर चाहिए. इवन इफ इट इज अ 25, 30, 50 मीटर रनवे, रनवे इज रनवे ना, उसको आप लेवल करना है, उसको करना है. कौन करेगा, कैसे करोगे, आपके पास आदमी नहीं है, और रेरिफाइड एयर है. एज इट इज हेलीकॉप्टर कैन हार्डली कैरी एनीथिंग. उनका दाल चावल ले जाएगा कि एम्यूनेशन लेके जाएगा. एम्यूनेशन इज ब्लडी डेड वेट यार उसका. और उनके पास रोड्स वगैरह, उनके पास ट्रांसपोर्ट. चाइना की साइड में इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो वाटरशेड के उस तरफ है. तो जो रेन शैडो है ना, जो आपका जो पूरा हिमालयस में जो मानसून आता है, वो वहाँ आके हिट्स द हिमालयस, सारा पानी इस साइड में गिरता है. पानी आपकी रोड सब कुछ उड़ा देती है. अभी भी आप रोड बनाते हैं काट देती है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड. ये वो उनका ऑन द फेस ऑफ इट, नक्शे पे देखो तो बोलोगे अरे यार चाइना बड़े डिफिकल्ट एरिया में, वहाँ बर्फ है, ये है वो है. उनका बर्फ भी नहीं है, उनका ऑल्टीट्यूड हाई है, उनका एवरेज हाइट 15-16,000 फीट है, लेकिन फ्लैट एरिया है. आपको रोड बनाने की जरूरत नहीं है. हमने लद्दाख के ऐसे एरियाज हैं जहाँ हम लोग जब वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग कर रहे थे, वहाँ पे क्यांग होता है, तिब्बतन वाइल्ड लाइफ. वी यूज्ड टू चेज देम क्रॉस कंट्री. या फुल स्क्री होती है वहाँ पे, जो पत्थर है ना वो बिल्कुल बजरी जैसे होते हैं. यू कैन ड्राइव ओवर दैट. सो द चाइनीज कमांडर सिटिंग इन लासा हैज वेरी लिटिल प्रॉब्लम इन मूविंग ट्रूप्स, लेट्स से टू लद्दाख और टू कश्मीर or to Barawati or to any of these areas, whether it is Kumaon or this place, वो कहीं भी मार सकता है आपको. हमको अगर 50 किलोमीटर लेफ्ट राइट जाना हो ना, 50 क्या 20 किलोमीटर लेफ्ट राइट जाना हो, हम नहीं जा सकते. हमको वापस आना पड़ता है असम, एक और रोड का एक्सेस बना के जाना पड़ता है. तो 300-400 किलोमीटर तो आपके आने जाने में ही लग जाते हैं. सो वी डोंट हैव दोज ऑप्शंस, दे डू. एंड दैट इज द रियलिटी इवन टुडे. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत सुपीरियर है बिकॉज उनको इट्स नॉट अ मेजर इंजीनियरिंग फीट, इट्स एन इंड्योरेंस यस, बट फ्रॉम अ इंजीनियरिंग फीट, अगर आप नो मैटर हाउ गुड योर इंजीनियर्स आर, अगर आपका पूरा पहाड़ी चल पड़ेगा, लैंडस्लाइड हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, क्या कुछ नहीं कर सकते. हाँ, एंड जितना आप काटोगे, जितना आप उनको कॉपी करने की कोशिश करोगे, जितना आप 2 लेन हाईवेज वगैरह बनाओगे, उतनी ही लैंडस्लाइड और उतना ही आपका तमाशा होता रहेगा. So we need to find alternative methods of fighting these guys without having to. Just because China has built a railway line doesn't mean we have to build a railway line. Just because China has so many tunnels doesn't mean we have to have those kind of tunnels. So we have to work out our own strategies. Okay.
1962 में एक नारा दिया गया, हिंदी चीनी बाय बाय। हिंदी चीनी भाई भाई, और सडनली रातों रात अटैक हुआ इंडिया के ऊपर। सडनली कुछ नहीं था, अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम हमको मालूम था क्या होने वाला है। ये आपकी सारी जो नहीं रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सब ने बोला था कि ये डेट पे अटैक आएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी बोल रहे हैं ना कि हमको तो पता ही नहीं था, ये कैसे हो गया। अब एक फाइटर पायलट थे, कैनबरा पायलट थे, जगीनाथ, ही जस्ट डाइड 92 ईयर्स ओल्ड। हाँ, उनको महावीर चक्र दिया है आपने, क्यों? क्योंकि वो कैनबरा लेके, अपने कैमरा लेके वो पूरा उन्होंने वो एरिया फिल्म किया हुआ था। उन्होंने आपको यहाँ तक बताया हुआ था कि चाइनीज की ये बिल्डअप है, ये इनकी गाड़ियों के नंबर है। तो चाइनीज एयरफोर्स वाज़न्ट देयर, सो दिस गाय वाज फ्लाइंग फोटोग्राफिंग एवरीथिंग वी न्यू। रोज जाते थे ये लोग आगरा से, रोज फोटोग्राफ करके पूरा एरिया, वी न्यू द बिल्डअप, वी न्यू कि क्या होने वाला है। हुआ तो इतने बड़े इवेंट को जब पता था, काफ़ी बार उधर भी स्पीच में उन्होंने बोला, उन्होंने बार बार बताया भी कि भाई हम अटैक करेंगे, तो वाई दे इग्नोर इट? दे थॉट देयर वाज दिस होल बिलीफ कि चाइना ब्लफ कर रहा है, ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्णा मेनन केप्ट सेइंग कि चाइना तो हमको अटैक ही नहीं कर सकता। ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर इनिशियली, 62 इट वाज नेहरू हैड रिप्लेस्ड हिम, क्योंकि वो जीप स्कैंडल वगैरह हो गया था बीच में। अच्छा, फिर आपके मलिक साहब हैं वहाँ पे, जो आपके इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए वो बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे। आखिरी मिनट तक बोलते रहे कि कुछ नहीं होगा। उनका बिल्डअप हो रहा है चारों तरफ से, उनके हथियार आ गए, उनकी तोपें लग गई आपके सिर के ऊपर, अभी फायरिंग नहीं शुरू हुई, तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा। जब फायरिंग शुरू हुई, अरे तो यार अटैक हो गया। You see, so if your top leadership, which is your intelligence guys, your defense minister and your prime minister, the three people who mattered the most, they are not willing, they are refusing to believe that something is going to happen, then what the hell are you going to do? अब करो तो करोगे क्या? मतलब ये तो सिंपल सी एक बात है कि बस सरकार की एक मिसजजमेंट थी, और एक बस फालतू के डिल्यूजन था कि ऐसा कुछ नहीं देखिए, होगा। मिसजजमेंट तो वो थी ना कि अगर सर्कमस्टांसेस में एक रात में आपको डिसाइड करना है कि आज होगा या कल होगा, उसको आप कह सकते हो मिसजजमेंट, डिल्यूजन। तो ये तो दिस वाज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो बाय ब्रिंगिंग जनरल कॉल इन, नेहरू हैड कंप्लीटली लेफ्ट इट टू हिम। कॉल को लाने के मतलब आपने बहुत सारे लोगों को सुपरसीड कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब कॉल सडनली बिकम्स द बॉस विद नो एक्सपीरियंस, विद नो वे ऑफ लैंडिंग, एंड ही इज द मिलिट्री पार्ट ऑफ इट। वही ना, दैट्स व्हाट आई मीन। तो जब लड़ाई शुरू हुई तो उसको कोर कमांडो भी बना के भेज दिया आपने। आप जब, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ओपनिंग बैट्समैन को वो दिल्ली में थे, उनको बोला कि भैया वो कॉल साहब जाएंगे लड़ाई करेंगे। अब कॉल साहब को ये नहीं मालूम कि ये सेला का है, तो आप क्या बोलेंगे? एंड हमारे जो आर्मी थी वो दैट वाज नॉट प्रिपेयर्ड, विंटर क्लोथ्स ये सब कुछ नहीं, ये आपकी थोड़ी गलत फहमी है, क्योंकि ये जो हमारी दो पलटनें थी जो मारी गई बुरी तरह से, उनके पास विंटर क्लोथिंग नहीं थी। एक थी 2 राजपूत जो वलोंग से आ रही थी, उसको वहाँ से हटा दिया था, 6 कुमाऊं गई थी उसकी जगह, दे वर पुलिंग आउट। और जब वो 4 द्वार आए थे, उनको ट्रेन से उतारा था जंगल ट्रेनिंग के लिए, वो आ रहे थे मथुरा, आगरा के पास, और उन्होंने अपना सारा विंटर क्लोथिंग इक्विपमेंट वगैरह 6 कुमाऊं को दे दिया था। उनके पास तो अंगोला कमीजें भी नहीं थी, कॉटन शर्ट्स थी। तो जब ये उतना ठंडे वेदर में, नहीं, वो तो प्लेन्स में था ना, वहाँ तो गर्मी थी। और 19 GR जो तवांग में थी, उनका भी टेन्योर खत्म हो गया था, तो वो पैदल आए थे वापस 4 द्वार को। जब 10 सितंबर पे पहली बारी चीनी आए थे एट धोला पोस्ट, वहाँ पे एक असम राइफल्स का पोस्ट था, हमने गलती से वहाँ पे पोस्ट लगाया था, लगाना आगे चाहिए था थागला में। तो जब ये पहुँचे हैं, वहाँ पे एक JCO था असम राइफल्स का, वो पैनिक में आके उसने रेडियो रिपोर्ट मार दी कि 400 चीनी आ गए। अच्छा, आए थे 40। तो जब उसने ये रिपोर्ट आई, वो वापस आई इधर को, दिल्ली तक पहुंची, तब उन्होंने कॉल साहब जो यहाँ पे CGS थे, उनको कोर कमांडर बना दिया, उनको वहाँ भेजा, ये किया। और ये जो 2 पलटनें थी, इनको बोला आप वापस जाइए। और इनके पास हथियार नहीं, इनके पास कपड़े नहीं, इनके पास कुछ नहीं, और आप 10,000 फुट में जाके डिप्लॉय कर दो अक्टूबर में, एक रात काट के दिखा दीजिए आप मेरे को। सेला आपका क्या है, 13,000 फुट है उसका ऑल्टीट्यूड। आपका उनको बोल रहे हो कभी PT शूज़ और कॉटन ट्राउजर्स और कॉटन शर्ट में आप सेला क्रॉस करवा रहे हो लोगों को। आज भी अगर आप दिन के टाइम बेस्ट वेदर में निकल जाइए वहाँ से, विदाउट अ जैकेट बांध जाऊँगा मैं, ऐसी हवा चलती है, इट्स आइसी। एंड उसके आगे सेला तो बहुत पीछे है, उसके बाद आप जाइए तवांग से जाइए जिमितांग से नामकाचू जाके बिठा दिया, और फिर बोलो कि नहीं आप नाले पे लड़ोगे, क्योंकि कॉल साहब ने आके बोला कि हम यहाँ डिप्लॉय करेंगे। उनको तो बोला गया था, वन ऑफ आवर JCOs दशरथ सिंह गॉट अप एंड सेड कि आप क्या कर रहे हो, हम ये किस किस्म की टैक्टिक्स है कि हमको नाले पे बिठा रहे हैं आप।
उन्होंने कहा आपने कभी देखा है कभी जनरल साहब भी आके फ्रंट लाइन ट्रूप्स के साथ बैठे हैं? तो उन्होंने हर एक चीज़ पे बट करके आंसर दे देना। और जब फायरिंग शुरू हुई 10 अक्टूबर को, जब पहले हमने अटैक किया था थागला रेंज पे, तब चाइनीज ओपन फायर। कॉल साहब ने कहा रे क्या हो गया, ये तो फायर कर रहे हैं। सो ही वेंट बैक टू दिल्ली। और 10 तारीख की शाम को तीन मूर्ति में यहाँ पे ही हैड अ मीटिंग विद नेहरू एंड ही सेड आई मेड अ मिस्टेक, वी नीड टू पुल बैक। एंड उस टाइम जिसको इन्होंने सुपरसीड किया था, जो इनके आर्मी कमांडर और चीफ थे, इन्होंने कहा अच्छा बच्चू हवा तो है हालत में, दे सेड वी विल नॉट विड्रॉ। आप जो बड़े डिगे मार के वहाँ पहुंचे थे, हम एक ब्रिगेड से ये करके, नाउ यू ब्लडी वेल फाइट। इट इज थापर, करण थापर के पिताजी, और हु वाज द चीफ एंड ये आर्मी कमांडर वाज बोगी सेन। अब डिस्पाइट बीइंग सीनियर टू कॉल, वो कोर कमांडर कैसे होता है, आर्मी आपका चीफ हो गया, आर्मी कमांडर हो गया, कोर कमांडर हो गया। अच्छा। और ये सीजीएस था यहाँ पे, या सीजीएस से इसको वापस को कमांडर पर लिया है। जब ये तेजपुर पहुंचा है कोर कमांडर बन के, ये सब सलूट मारने के लिए वहाँ खड़े हुए हैं अपने जूनियर को लेने के लिए। तो ये भी तो चीज़ें होती हैं। जब गोलियाँ चलने शुरू हुई, जब कॉल आया, टू कॉल्स क्रेडिट, ही टोल्ड नेहरू, ही सेड आई मेड अ मिस्टेक, वी नीड टू पुल बैक, एंड दे सेड नो। एंड दैट डे अनफॉर्चुनेटली कॉल गॉट हाइपो, उनके लंग्स में वो पानी हो गया, वो जो हाइपो होता है का, एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, नॉट हॉस्पिटलाइज्ड, घर में ही वो पड़े हुए थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो तो मर रहे थे और कोई ऑर्डर चेंज करने को तैयार ही नहीं था। अरे 19 तारीख शाम को नामकाचू नदी पे चीनियों ने पूरा एक झुंड याकों का लेके आए हैं, उन्होंने नदी से स्टैम्पीड कराया चेक करने के लिए कि यहाँ माइंस है कि नहीं है, हमारे बंदे देख रहे हैं। सीओ साहब हमारे कर्नल रिक थे, वो गए उनके पास, तो दालवी साहब के पास, उन्होंने कहा कि भाई वी हैव टू पुल बैक। दालवी सेड आई कैन नॉट, आई हैव गॉट ऑर्डर्स दैट वी हैव टू फाइट फ्रॉम हियर। ही सेड सर यू आर द ब्रिगेड कमांडर। ही सेड नो बट ऑर्डर द ऑर्डर्स। सो व्हेन द चाइनीज अटैक केम, वो तो हमारे पीछे से आया फिर, क्योंकि वो नाले क्रॉस करके आ गए हमारे पीछे, एंड देयर वाज chaos. Chinese casualties were pretty heavy. They lost 786 men total in the entire war. अच्छा। This is their official figures. Okay, in 3 days of fighting, that's fantastic. हमारे 3,000-4,000 जो मरे हैं, वो सब विड्रॉ करते हुए मारे गए। You get it? Because there was nobody who was allowing them to fight. हमारी कंडीशन भी तो अलग थी। नहीं, please, we were not badly equipped. Our weapon systems, अब लोग कहते हैं ना हमारे पास 303 थी, उनके पास AK-47. AK-47 means nothing. Okay. But rumors तो सर यही बोलते हैं कि that हम well equipped ही नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, reality from myth is very different. Okay. 303 की गोली, मैं आप पे गोली चला रहा हूँ 303 से, हाथ पे लग गई ना, आप वहीं बैठ जाओगे प्रतीक, आप नहीं उठोगे। 303 was a bloody weapon which could kill. AK-47 आपको मैं 20 गोलियां मार दूँ आपके पेट में, आप फिर भी नहीं मरोगे, आप मर तो जाओगे, बट आई मीन आप it doesn't have the same killing power. Our troops are so well trained on 303 that, but you needed the ammunition, you needed more mortar shells, we could have stopped these guys. Yeah, there's no big deal about it. Air Force was not used. Why was the Air Force not used? वो अलग कहानी है. So these are all very complex issues which I have answered in my book 1962, The War That Wasn't. Unless you understand military history, and आज ये ऑप्शन नहीं है. अब आपके पास मिलिट्री हिस्ट्री क्लब और एनवायरनमेंट क्लब और बर्ड वॉचिंग क्लब के दिन गए, इट्स अ नेसेसिटी बिकॉज योर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट. नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरी चैप, चाहे वो आपके बाहर कॉफ़ी दे रहे हों, चाहे वो आपके साउंड रिकॉर्डर्स हों, चाहे वो आपके ओला के ड्राइवर हों, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट. एंड आई टेल यू व्हाई. जब कांधार का आपका इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, हमारे जो वो हाईजैकिंग वगैरह हुई है, जो हुआ उसका वो इवेंट्स, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, पर जब ब्लेम गेम स्टार्टेड, द मैटर गॉट, जो भी हुआ, हमने कहा पाकिस्तान का हाथ है. वो पांचों बंदों ने इंडियन पासपोर्ट दिखा दिया आपको, भैया आप तो हिंदुस्तानी है. अब ये हिंदुस्तानी पासपोर्ट आए कहाँ थे? एक बंदा मुंबई में टाउट है, उन दिनों में इतना कंप्यूटराइज नहीं होगा, गोइंग रेट होता था 3,000 रुपये में आपका पासपोर्ट बन जाएगा, 5,000 में आपको फर्जी चाहिए, हम फर्जी दे देंगे. तो उसने तो इनका कोई आया, उसने उसको 25,000 रुपये दे, उसने 5 पासपोर्ट बनाए, तो दे दिया. अब उसके हिसाब से तो उससे तो भाई ठीक है, मेरा बाप करता है, मेरा दादा करता है, मेरे भाई में सब लोग करते हैं, हर एक, ये तो धंधा है, दे कॉल इट धंधा, राइट. बट आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए. फोर्ट्रेस इंडिया इज व्हाट वी बीन टॉकिंग अबाउट. फोर्ट्रेस इंडिया का मतलब क्या है? दैट एवरी पार्ट ऑफ दैट किला, एक उसमें
चीटी भर का छेद हो जाएगा, उसमें से पानी आएगा। अब ये जो एक टाउट था जिसने आपके पासपोर्ट ऐसे ऐसे किए है, वो तो आपका सबसे बड़ा वीक लिंक बन गया ना फोर्ट्रेस इंडिया में। ऑफ कोर्स। सो सिमिलरली टुडे इन एवरी स्कूल विच इज इलीट स्कूल जो बोलते हैं, ये बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी जितनी भी पार्टीज वगैरह होती हैं, रेप पार्टीज वगैरह, जैसे सिटी गुड़गांव में देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, ठीक है, क्या हो रहा है? ड्रग्स आर फ्लोइंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। आप गाड़ी में बैठते हो, आप आओ, अपना शीशा डाउन करो, कोई आपको मालूम है सोर्सेस क्या है, वो आता है, आप उसको 5,000 रुपये दो, आप स्मैक लो, जो भी लेते, ये पैसा जाता का है। This is the money which is fueling terrorism. This is macro terrorism. We give. So what happens? Every time you are buying drugs, you're doing something stupid like that for your immediate pleasure. You are a major chink in national security. Unless we understand that and we start addressing these issues, this can only be done by bringing subjects like military history, bringing environmental issues. Climate change today is something is going to get you here. अब जाओगे कहाँ? कल बाढ़ आ गई यहाँ पे, आप जाओगे कहाँ? अर्थक्वेक आ गई, आप जाओगे कहाँ? सब चीज़ तो आपके सिर पे गिरेगी ना। अभी आप बना लो, जितना पैसा बनाना है, जितने पेड़ काटे हैं काटो और काटो, क्यों छोड़ रहे हो? थोड़े बहुत जो बचे उनको भी काटो और पैसा बनाओ। Where is this going to go? Your mountains are disappearing, your rivers are drying up, everything is happening around you and we are not even looking at it. We are not even looking at it. अरुणाचल में मैं अभी आया हूँ, जब मैं अभी गया अंदर, मैं डिब्रूगढ़ में, आई क्रॉस द रिवर इन जनवरी। मेरे साथ दिस चैप वाज आल्सो देयर, विक्रम सेठ, जो अपने इज अ वेरी फेमस ऑथर ना, जिन्होंने सूटेबल बॉय लिखी है। हम दोनों थे, ही वाज विद मी ऑन दिस लेग ऑफ द शूट एंड विक्रम एंड आई वर अपॉल्ड। वी वर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, हम एक ड्रोन से उसका शूट कर रहे थे। जो 5 किलोमीटर की नदी है, ड्राई, इट लुक लाइक ब्लडी दुबई यार, सैंड ड्यून्स। एंड एक जो जहाँ पे लो वाटर मार्क में वैसे भी पानी डाउन हो जाता है, पर 5-6 उंगलियाँ होती हैं नदी की, इसमें एक थी। अगर ये आपका डिब्रूगढ़ में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश तक पहुँचिए, यहाँ पे उनका पूरा सर्वाइवल और एवरीथिंग इज ऑन द रिवर, सर्वाइवल ऑन द रिवर देयर फॉर एवरीबडी। उनका तो और भी ज़्यादा है। यू आर फेसिंग मेजर एनवायरमेंटल मास एक्सोडसेस विच आर गोइंग टू हैपन। आपको पता नहीं चलेगा आप आ रहे हो कि जा रहे हो। So our point is, by bringing in subjects like military history into the university level, by bringing in these kind of very important topics, we have to fire up the youth. We have to start relating and interacting with the security service. You don't have to join the army. मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके जी BSF पे बिस्तर लेके, राइफल लेके खड़े हो जाइए। वो जो रोल कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं, they are fantastic guys, they'll do their job. But you must know what they're doing, because they're doing it for you. Right. If you're not going to do that, and you're not going to back them up, and you're going to do stupid things, then what are we talking about? So, तो उस समय सर जो हमारे रिलेशंस थे नेबरिंग कंट्रीज से, या फिर जो फॉरेन कंट्रीज थी लाइक USSR या अमेरिका, उनका कोई रोल था जब चाइना इंडिया वॉर, इंडो वॉर हुई थी? the US was quite heavily involved in the 62 war, क्योंकि उन्होंने जो CIA का उस टाइम काफ़ी हाथ था इसमें। वही दलाई लामा को 59 में लेके आए थे लासा से, और थ्रू सिक्किम। वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर वाज अ लेडी कॉल्ड होप हु वाज मैरिड टू द चोग्याल। So the CIA was operating throughout all the Cham tribals and the tribes in the Chinese side were being armed by the CIA. U-2 flights were going overhead from Kalaikunda, etc. So the Americans were very much involved in the whole thing without being directly involved. मतलब indirectly बहुत ज़्यादा involved. Very much so. In fact, one of the reasons why the Mao got even more irritated and said we are going to do this is because he felt that हम बोल रहे हैं नॉन अलाइनमेंट, लेकिन हम हर एक चीज़ कर रहे हैं अमेरिकन के साथ। और जब हमारी सेकेंड बारी जब इनका अटैक आया है, नेहरू ने क्या किया? ही रोट अ डेस्परेट लेटर टू कैनेडी, जो आज अभी इट्स इन ओपन डोमेन, बेगिंग फॉर US एयरफोर्स पायलट्स एंड एवरीथिंग टू कम एंड फ्लाई द एयरक्राफ्ट एंड फाइट द चाइनीज। हमारी एयरफोर्स वहाँ पे खड़ी हुई, उसको हाथ नहीं लगाना आपने। क्यों? उस समय दिमाग हिला हुआ था बस कि वो, क्योंकि वही कॉल नहीं है। मलिक ने बोला कि अगर आप चाइना पे एयरफोर्स यूज़ करेंगे एस्केलेट हो जाएगा, दे विल कम इन बॉम्ब कैलकाटा एंड मद्रास। Nehru didn't have the understanding. He said, ठीक है, but even the Air Force top brass at that time reacted a little strangely. ये सब हैं, ये सब सवालों के आंसर्स किताब में हैं, पढ़िए। एक बड़ा फेमस किस्सा है दैट सूबेदार दर्शन सिंह की कोई स्टोरी थी। दशरथ सिंह he was shot in the stomach
इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो ये कंपनी, my father was too Rajput, same battalion. Okay, your father was in... But my dad was not involved in the war because from Valong when they moved, he had already moved to IMA with his family, which means my mother and me. I was a 3-month-old baby, even I was there. We were at Teju, which was the battalion rear. So we had come to IMA. And Dashrath Singh was the CHM, company Havaldar Major of my dad's, when they built all those defenses. मेरी किताब उसी से शुरू होती है when Dashrath Singh came to meet my dad in Delhi. अच्छा. हम यहाँ पे थे जहाँ पे आपका अब ये ताज मानसिंह बन गया है ना, वहाँ पे नहीं होता था, वो खोला होता था, उसके एक लाल रंग की बिल्डिंग है. वी वर ऑन द 3rd-4th फ्लोर. तो जब हम, माई डैड गॉट पोस्टेड हियर फ्रॉम वेलिंगटन इन स्टाफ कॉलेज इन 1980. अच्छा. So when he arrived, we were going up and down in the lift. And there was a lift man there. And वो पहले 2 दिन वो कुछ नहीं बोला, वो बस एवरी टाइम वो लिफ्ट खोलता था, वो जब चलता था वो लड़ाता था थोड़ा सा. अच्छा. So my dad also first 2 days must have been preoccupied. 3rd day when he was going up in the lift, he actually looked at the lift man and he asked him, "Are you so and so?" That guy stiffened up and he said, "साहब मैं आपके कंपनी में था." So then the word got around कि that time my dad was a colonel कि Colonel Verma साहब आ गए हैं. तो उसके बाद Dashrath Singh also landed up. And they had, when they met, first time I had a whiskey in my life was that particular evening, so I remember it. So they started talking. Because Dashrath Singh had been a JCO and my dad a captain, and they were both liaison officers to General Thorat when he visited Valong. And उन्होंने बोला था कि 20 तारीख को यहाँ से अटैक आएगा, ये होगा. तो दशरथ सिंह आस्क्ड माय डैड, ही सेड जब वो लाल किला में ये सब बोल गए थे साहब, क्यों नहीं हुआ जो आप आज सवाल पूछ रहे वो पूछ रहे. सो माय डैड एट दैट टाइम सेड आई डोंट नो, बट ये लाल किला की जिक्र काफ़ी बातें होती है कि ये हुई थी एक्सरसाइज. तो उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट इसमें, दैट स्टेड इन माई माइंड. जब कारगिल का युद्ध हुआ, आई शॉट द वॉर, आई फिल्म द होल थिंग, एंड देन आफ्टर दैट आई वॉज, मुझे RBI के जो गवर्नर थे ना यहाँ पे, ये रीजनल डायरेक्टर थे दिल्ली में, मिस्टर यशवंत थोराट, उन्होंने मुझे बुलाया और हमने फिल्म यहाँ पे कारगिल की का जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में है ना, जहाँ पे 2 बब्बर शेर बने हुए हैं, इतने लोग आए कि उनको TV स्क्रीन लगानी पड़ी बाहर, और हमने फिल्म स्क्रीन की. पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट में उस दिन ट्रैफिक रुक गया क्योंकि हमने अपनी कारगिल की लड़ाई की फिल्म दिखा रहे थे. तो फिल्म खत्म हो गई, उन्होंने कहा ये come to my office, we'll have a cup of coffee. So when we opened the door, I saw his nameplate, Yashwant Thorat. So I sat down. He presented me 2 small Indian flags that day. And I asked him, I said, are you by any chance related to General Thorat? He's my father. So that time, of course, there was not enough time to take this matter forward. मैं इंडिया की फिल्म बना रहा था, तो उसमें मैंने इनको कमांडेंट को बोला कि ये जनरल थोराट के बेटे हैं. तो उनको वहाँ वो उनके लिए पूरी डिविजन्स की पूरा गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह किया, ये वो. तो वी बिकेम अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. हिज वाइफ ऑल्सो, उषा थोराट, was running this fiscal deficit. She was the deputy governor of RBI, right? So he had this file, लाल किला. तो मैं थोड़े, जब हमारी अच्छी दोस्ती हुई, मैं कहा सर ये लाल किला फाइल का है. He says वो होनी चाहिए. जब हम लखनऊ से गए थे तो मैंने कहा ये ट्रंक नंबर 1 में देखो, उसी, क्योंकि आर्मी का एक मेथडोलॉजी होती है पैकिंग वैकिंग में. खोला तो वहीं मिली, और फिर वही फाइल मेरे पास थी. ऑलमोस्ट 10 years आई हैड इट विद मी. उसमें सारे उनका जो थॉट प्रोसेस है, क्या है, कैसे है, कई सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह थे, वो सब हमने फिर स्टडी वडी करके देखा कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ, हाउ डिड ही अराइव एट दिस. दैट्स हाउ वी गॉट टू नो एवरीथिंग. इट्स ऑल देयर इन द बुक इन अ वे, एंड इट्स I would encourage people to read it, because not because I'm the author and I'm not trying to say कि read 1962. It is something which is part of your DNA. And unless you really know what happened. जब मैंने 62 की किताब लिखी है, मैं सच्ची में सोचता था कोई नहीं पढ़ेगा. ठीक है, कारगिल की बात है, चढ़ गए यार को, एट द एंड ऑफ इट झंडा है, चढ़दी चाल, जय हिंद, ऑल दैट. यहाँ पे it's a defeat, it's blackness, there's nothing, it's just horror. Right. Yet, look where that book is today. Every book is like a college kid. आप 1 साल, 2 साल, 3 साल लगे हुए हो, रात भर, दिन भर. These books are obsessions. You cannot just sit down and write them like that. And then the final layouts are done, the edits are done, it gets published, it goes. It's out of your control.
अब वो बच्चे की वो किताब एज अ बच्चा, वो बच्चे की अपनी तकदीर होती है, अब वो कहाँ जाएगी, कितनी सक्सेसफुल होगी। 65 की किताब मेरे हिसाब से इन मैनी वेज इज अ बेटर बुक देन द 62 बुक टेक्निकली, बट 62 बुक हैज इट्स ओन इमोशनल क्वोशंट। अब जैसे दर्शक सिंह को जब ये गोलियां लगी है पेट में, तो अगले दिन पूरी रात पड़े हुए थे ये यहाँ पे, और होश में आ रहे थे, जा रहे थे, और सवेरे जब देखा तो एक एग्जीक्यूशन पार्टी आई चाइनीज़ की। उन्होंने चीनी और इंडियन वुंडेड एक साथ लाइन में लगाए हुए थे, और ये नर्स सबको ऐसे ब्लैंकेट उठा के देख रही थी कितनी गोलियां लगी है, क्या हाल है। तो वो अगर क्रॉस डाल देती तो जो उसके पीछे 2-3 बंदे आ रहे थे पिस्टल लेके, वो सिर उठाते थे, पिस्टल मुंह में डालते थे, ठकाक, आदमी खत्म। मसी किलिंग कर रहे थे वो। अच्छा। पूरी रात से सारे घायल पड़े, अपने भी, चीनी और हमारे। अच्छा, वो अपने भी ऐसे। अब दशरथ सिंह पे आई तो देखा, और दशरथ सिंह सबसे ज़्यादा घायल थे, उनको 12-13-20 गोलियां के करीबन लगी हुई, पेट सारा उड़ा हुआ। हाउ ही वाज अलाइव इज अ मिस्ट्री। उठा के देखा, रैंक बैजेस भी देखे होंगे। तो शुद्ध हिंदी में कहती हैं कि सूबेदार साहब आप रहने वाले कहाँ के? बिफोर पुटिंग अ टिक और अ क्रॉस ही जस्ट आस्क्ड हिम, आप रहने वाले कहाँ के, हिंदी में पूछा। अब दशरथ सिंह वहाँ पे मर रहे हैं, loss of blood, everything you can imagine. The fact he's alive is a miracle. So he manages to croak out. मुझे बाद में बता रहे हैं, क्योंकि वो महाराजा वाराणसी के एडीसी थे, तो ये 2005 में उन्होंने कहानी हमको बताई। क्या मुझे उस टाइम बता रहे हैं, हम रहने वाले तो इटावा के हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुंह से निकला इलाहाबाद। अच्छा। अब जैसे ही हम इलाहाबाद बोले तो उनकी आंखें थोड़ी सी ऐसे हुई, इतना नोटिस हुआ उनको, और उन्होंने टिक मार दिया। और वो 200 या 150 जो वुंडेड थे, उनमें से 2-3 को उन्होंने बचाया, उनमें से इनको भी उठाया। अच्छा। फिर उनको उठा के घोड़े पर लाद के ले गए वापस। और फिर उसके बाद 34 या 35 ऑपरेशन हुए थे। एक ये थे, एक और थे कैप्टन ओंकार दुबे, वो भी 2 राजपूत के थे। इन दोनों को बहुत जोर से गोलियां लगी हुई थी, इनको इन्होंने बचा लिया, डॉक्टर्स ने, चाइनीज डॉक्टर्स ने। अब जब भी दशरथ सिंह यूज्ड टू स्लिप इनटू, they would prepare him for an operation, the last thing he would see was this Chinese nurse standing there. आखिरी विजुअल उसको वही दिखता था कि वो बेहोश हो जाते थे। जब बेहोशी से बाहर निकलते थे ऑपरेशन के बाद, सबसे पहले वो खड़ी हुई है वहाँ पे नर्स, फॉर 34 ऑपरेशन। और जब वो रिपैट्रिएशन की बारी आई, जब वो वापस आ रहे थे, अच्छा, अब पहले तो कह रहे थे कि मेरे से तो मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं आई कुड नॉट स्पीक। सो 2-3 महीने तो हम कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर हमने जब सांस आने लगी, एक तो उनका फेफड़ा पूरा ही उड़ गया था। उन्होंने कहा कि मैडम आप हम पे इतने मेहरबान क्यों हैं? हमने क्या किया है? हम तो सबसे बुरे जख्मियों में सबसे खराब थे, फिर भी आपने हमारे जान बख्श दी। आप ये बताइए, आपने व्हाई मी? सो शी लुक्ड एट हिम, शी सेड यू आर फ्रॉम इलाहाबाद। So he said, what does that have to do with it? She said, मैंने अपना नर्सिंग इलाहाबाद से किया था। And this man's from Etawah. He's not from इलाहाबाद। मुंह से निकल गया इलाहाबाद। गलती से। अब एक गलती से नहीं, पता नहीं क्या, वो माया वाया कुछ भी कह लीजिए आप, बचना था, बच गए। ये कहानी आपको इससे। और जब वो बुमला पास पे हम गए, जहाँ पे हीप ऑफ स्टोन है आज भी, ये सारे वुंडेड को वो वहाँ लेके आई। अभी भी स्ट्रेचर केस थे, सारे स्ट्रेचर्स को लगा के सारे चाइनीज डॉक्टर्स खड़े हुए। Then the Chinese doctors stepped back 50 steps, and the Indian doctors came. They lifted them from the Chinese stretchers onto the Indian stretcher. But when the Chinese doctors went back, this nurse stayed there next to Dashrath Singh. So when the Indian doctors came, she gave the file to the chap who was going to take over Dashrath Singh, said, this is how you balloon his lung. This is the tactic we are using to keep him alive. You must make sure that he survives. She gave him the file, took a step back, saluted, turned around, last person to walk back. Dashrath Singh never saw her again. He doesn't know her name. He's now dead. He was 96 when I last spoke to him. And what about the name that Major Shaitan Singh, जिन्होंने 13 कुमाऊं का। रेजांग ला के, जो मतलब उनको बोला जाता है that रेजांग ला के जो असली शेर थे। देखिए, कुमाऊनीज के साथ जो हुआ ना, they were on the other side of the Spangur Gap. They were facing the northern side of the वो जो एरिया है लद्दाख का।
ये कंपनी को इन्होंने अबैंडन कर दिया था, हाँ इंडिया ने, राइट। 40 कंपनी बैठी हुई थी इनकी, अल्फा कंपनी 40 कंपनी थी मेरे ख्याल से इनकी, तो 13 कुमाऊं की। When the Chinese have attacked, it is to the immense, ये सब अहीर थे वहाँ पे, 114 या 115 या 116 आदमी थे, एक बंदा वहाँ से हिला नहीं, वहाँ पे अपने बंकर में बैठे रहे। दे डाइड इन, अब जिनकी बॉडीज मिली थी, दे वर स्टिल होल्डिंग देयर वेपन्स, बट द क्वांटम ऑफ फाइटिंग इन माय व्यू वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली हैपेंड। वो बाद में थोड़ा सा वो हो जाता है, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ व्हाट हैपेंड। द चाइनीज एक्चुअली सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग एंटी टैंक वेपन्स अप, रिकॉइललेस राइफल्स। सांगर जो होते हैं पत्थर के, उस पर आप शेलिंग भी करो ना तो उसमें वो आपको प्रोटेक्शन देता है, पर अगर आप डायरेक्ट राउंड मारोगे उसके अंदर, जो उसके अंदर जो पत्थर जो फटेंगे अलॉन्ग विद द शेल, इट किल मोस्ट पीपल। डिस्पाइट odds like that, not one Kumauni broke here. They stood there, they died there. वो अपने they एक बंदा वहाँ से हिला नहीं है, वो वहाँ पे खड़े होकर मरे हैं। उसके लिए you require absolute cold courage, and they showed it. अब उसमें क्या हुआ, किसने किसको मारा, ये वो थोड़ी कहानियां बन गई कि एक 300। No, it takes a lot of courage to be, that you're not going to survive, you're going to die here. पता था बट एक बंदा वहां से अपनी लाइन नहीं तोड़ी, उससे लाइन नहीं तोड़ी, और एक एक करके सब मारे गए। सो वो बात दूसरी है कि बाद में कि हाँ जी ये हुआ वो हुआ, उसने LMG ली है, फायर, उसके कोई विटनेसेस भी नहीं है। इट इज ऑल दिस थिंग, द चाइनीज वर्जन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन 62 इज एक्चुअली फेयरली एक्यूरेट इफ यू आस्क मी। वो अपनी कैजुअलिटीज भी बोल रहे हैं 786, अब 786 कम नहीं है, काफी है, मतलब इट्स अ हेल ऑफ अ लॉट। 3 दिन में आपकी कारगिल वॉर में आपके 50 दिन की लड़ाई थी ना, हमारी 540 थी विद हेवी आर्टिलरी फायर फ्रॉम द पाकिस्तानीज। 540 men died, 540 in 50 days. यहाँ पे 3 दिन में अगर the Chinese are saying 786 dead, it's a hell of a tribute to various units which fought. Right, definitely. Now you must admit that. अब वो खानी बनाओ और उसको क्रिकेट मैच के जैसे क्या 300 नहीं मारे तो यार मजा नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता है। मतलब एक चीज़ है दैट दलाई लामा को जो शरण दी थी, वो जो डिसीज़न था वो इंसानी डिसीज़न था, या आप उसको कहोगे एक डिप्लोमेटिक मिस्टेक थी? मिस्टेक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि एक बारी दलाई लामा खिंजेमा ने पहुँच गए, बट कौन लाया था उनको खिंजेमा ने? इट्स द CIA who brought him. And once he came into Indian territory, see the whole concept of, we also have a very large Buddhist population, whether it is Arunachal, Mampas, Khambas, whether it is Sikkim, whether it is Nepal, whether it is all this, everybody reveres the Dalai Lama. And once he was there was no turning back. You couldn't possibly say कि नहीं जी आप वापस जाइए, can't machine gun him. उनके साथ 1 लाख और तिब्बती भी लोग भी आए थे। I think what India did was correct, but China used that as an excuse. खंजमाने में एक बारी वो आ गए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह दिया गया, फिर उनको ले गए वहाँ से तवांग से, फिर उन लोगों को नीचे लाए, मीसामारी से फिर देहरादून ले गए, फिर मसूरी में इनिशियली ऑल दी मोस्ट ऑफ द तिब्बतन पॉपुलेशन वाज सेटल्ड देयर एटसेट्रा। आई थिंक वी डिड द राइट थिंग, बट वंस वी हैड डन इट वी शुड हैव आल्सो एक्सपेक्टेड दैट चाइना इज नाउ गोइंग टू यूज दिस एज अ मेजर प्रिटेक्स्ट टू अप द एंटी। और जो फॉरवर्ड पॉलिसी जो बनाई थी, ये आप इसको बोलोगे कि दैट ये हिम्मत थी या हिमाकत? दिस वाज अ वेरी राइट थिंग टू डू एक्चुअली, बट उसमें ये प्रॉब्लम ये था कि अगर ये फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं होती, आपके पास आज ना तो लद्दाख होता ना नीफा होता। लेकिन एक बारी मैं आपको बताया उसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे। Within that, they did what they had to do, and I think it was the right thing to do. The thing is that it didn't work because we didn't have the wherewithal to be able to fortify it beyond a point. That's a different thing. There is no right or wrong, yaar. You have to look at history with the lens of various things. हम लोग जब देखते हैं ना एज हिस्टोरियंस की ये हो गया वो हो गया, ये गलत था ये नहीं थे, वो सब ठीक है, पर हमको ये नहीं मालूम कि एक्चुअल सर्कमस्टांसेस क्या थे उसमें। डेफिनेटली। सो विदाउट दैट व्हाई वी पासिंग जजमेंट। और मैं ये भी कहता हूँ कि हर एक इंसान 10% वाइट होता है, 10% ब्लैक होता है, 80% ग्रे होता है। जब आपने जजमेंट देनी है आप वो 80% ग्रे को भी देखिए। हमारे में क्या होता है, ये आई थिंक इंडिया में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, या तो आप
वो 10% वाइट ही दिखेगा आपको। 10% वो जब तक वो बंदा पावर में है आपको 10% वाइट दिखेगा, जब वो बाहर जाएगा आपको सिर्फ 10% काला काला दिखा देगा, बीच का सब गोलमाल हो जाता है. I think every person has played his role, but there are a lot of decisions which Nehru took at that time which are very which were, you can call them suspect, because they were not, somehow he was a little too, he mistrusted the Chinese personally. He mistrusted them. All his private sayings, everything, he says कि गड़बड़ करेंगे. But his public stand was that नहीं, हिंदी चीनी बाय बाय. और हिंदी चीनी बाय बाय, अगर आप पहले ही अभी देखिए ना, ट्रम्प जी ने क्या किया है, टीवी पे आके अनाउंस कर दिया है कि भाई मैं अभी यूक्रेन की लड़ाई बंद कर दूंगा. अब उस ऐसे ही नेहरू ने स्टैंड ले लिया था पार्लियामेंट में कि भैया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. यहाँ डिप्लोमेटिक पेपर्स आर गोइंग अप एंड डाउन, बट you have said that there is no problem. The moment you said there is no problem, the other guy has lots of leeway to do garbad before you will admit that yes, I was caught on the wrong foot. Similarly, that's why diplomacy is not done in front of TV cameras, right? Which is, I think, to a certain extent, where if this whole Ukraine thing, the moment Trump said, I will finish the war immediately, the moment, whatever the outcome of this may be, good, bad, indifferent, not the issue. The fact is he's put pressure on himself. The same negotiations that he could have done, etc., maybe got the Russians to whatever their point of view is. Today, the pressure is on Mr. Trump. Yeah. एंड चाइना जीत के बाद पीछे क्यों हट लिया था अपने आप? They didn't have a choice. उनकी लाइंस ऑफ एक्सटेंशन जो कम्युनिकेशन थी बहुत एक्सटेंड हो गई थी. वो तो साफ था कि इनको वापस आना पड़ेगा. They couldn't have held it. एक बार ही वो पासेस बंद हो जाते, वो इस साइड पकड़े जाते थे, उनको फिर हम चुन के मारते हैं. But it's a different matter that we had completely mentally given up. But it was a matter of time. The Chinese were very clear that we can't hold on. Chinese are no 9-foot superhumans. Yeah. अभी उनको, I mean, their army compared to ours is very different. जब भी थोड़ा बहुत ये होता है ऊपर, ये अभी भी जो ड्रामे होते हैं, 90% of the time our chaps are definitely physically and otherwise motivated, also far better equipped than the Chinese. I want you to clear the myth that जो हमारा गलवान वाला इंसिडेंट था उसमें हमारी जो लैंड चली गई थी, या ये सिर्फ एक मिथ है? A lot of areas where we patrolled, we stopped going there after the Galwan incident. Similarly, a lot of, see, the exactly what has happened you will not know. Nobody knows. I'm not sure anybody outside, even in the army, it is only need to know basis. A chap sitting in Eastern Command will not necessarily know exactly क्या हुआ वहाँ पे. The thing is, you have to trust your leadership. आप हर एक चीज़ में उनको क्वेश्चन करने लग जाओ कि आपने ये क्यों बोला, आपने वो क्यों बोला. हाँ, again, Prime Minister Modi put himself under pressure by saying we've not lost an inch of land. अब आप उसमें अब इंच टेप लेके बैठ जाओ, बोलो नहीं ये तो हम पहले जाते थे, यहाँ नहीं जाते, ये हमारा होता था, ये इनका होता था. आपकी बॉर्डर नहीं डिमार्केट हुई, तो आप बात क्या कर रहे हो? सो देयर सर्टेन एरियाज वी कुड नॉट गो टू. Opposition has to be a lot more balanced in its approach. It has to talk sense. To talk sense, they have to understand military history. They need to understand the current situation. They need to understand the ground. हवा में गोलियां चलाने से आप अपने आप को ही वीकन करते हैं. सिंपल. तो सर, चाइना की आइडियोलॉजी क्या है? मतलब The Chinese have a very simple worldview. They, like us, were colonialized. They are not going to get kicked around again. They are very clear about that. What the European powers did to them, the Boxer Rebellion, everything, we need to study those things. We study the French Revolution and we study the American Revolution. We bloody well study what's happened in China and Japan and everything. That's what impacts you. Chinese are good people. They're no different from half of this country's population is also of that same origin. Most of the people who migrated in from the Thai areas and this area, etc. We've got large chunks of things where we are. What is the difference? It's just the watershed of the Himalayas. The difference between Tibetans is zero, right? Tibetans, of course, you can divide it this way, that way, but the Chinese are not necessarily evil people. Yeah, they have a different system, right? It may not match ours. But we have to be very clear, be very aware of the fact that this is a major power struggle going on
for control of the world order. And the main players are the United States and China. India, the sheer proximity of India, where we are, Russia on top, India at the bottom, all the other countries, Mongolia, this, that, they have lesser impact on the actual following out of the whole thing because the whole battle zone is the Indian Ocean. So India's position in this entire game of power struggle is something which we've got to be very careful about, because the Americans also, we have to remember one thing: there is no free lunch with anybody, whether it's the Americans or the Chinese or anybody. So again, we come back to my pet theme, Fortress India. You bloody well look after yourself. The American President Roosevelt said, if you want to walk alone, make sure you carry a big stick. You better have that. वो बिग स्टिक कहाँ से आएगी? अगर वो स्टिक भी आप कहीं और से लेके आओ, जैसे किसी और ने बनाई है, तो वो आपको कभी भी उसके तोड़ सकता है. So you have to get all your act together. You have to get, whether it's your industry, whether it's your this, whether it's your that, and we have to start thinking as a nation. It's beginning to happen. We're identifying more and more as a country, but there are still a lot of gaps. There are still people pulling in every direction. There are still people wanting to break up this country. There are still people wanting to do things. We have to realize the Indian subcontinent is special. It is special. It's got a kind of diversity, everything. Right. And we cannot even isolate countries like Pakistan and Bangladesh. They are also part of the Indian subcontinent. What happens there will impact us as well. So we have to fight this and make sure that there are no cracks on our side, and we simply have to hammer in this Fortress India idea into each and every child, each and every woman, each and every man. उनके दिमाग में ये बात डालनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको मिलिट्री हिस्ट्री इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 3 दिन तक अकेले जो लड़ते रहे थे. उनकी कहानी अगर आप थोड़ा सी बता सको, आई वांट टू नो दैट अबाउट. जसवंत, उनके नाम पे जसवंतगढ़ है सेला के नीचे, और ही वाज विद 4 गढ़वाल, 2 गढ़वाल राइफल्स. एंड जब इनका अटैक सेला पे आया है, तो उनकी अल्फा कंपनी की एक प्लाटून वहाँ पे थी. एंड अगर आप सेला कभी गए हो तो आपको लगेगा बिल्कुल ऐसा है. इट्स एन एस्कार्पमेंट 80-90 डिग्री. नीचे देयर इज अ विलेज कॉल्ड जंग, उसके नीचे मागोचू, तवांगचू, जैसे भी आप उसको बोलो, दिस इज़ द रिवर फ्लोइंग. वो फिर दूसरी साइड में उतना ही स्टीप क्लाइम है, और उधर तवांग है. सो आप सेला से तवांग को देख सकते हो, लेकिन आपको 4 घंटे लगते हैं नीचे जाने, ऊपर जाने में. अब टनल वनल आ गए, थोड़ा टाइमिंग वाइमिंग बदल गया है. जसवंतगढ़ में जब चाइना ने अटैक किया है, तो जसवंत सिंह रावत वाज वन ऑफ द चैप्स मैनिंग द मशीन गन, एंड ही वाज किल्ड. ओके, अब वो बाद में बॉलीवुड वालों ने कोई नूरी और ये और बुरी कर के एक पूरी कहानी बना दी कि मोम्पा गर्ल्स वर फाइटिंग विद हिम, दिस दैट एंड द अदर. दैट इज ऑल, आई एम अफ्रेड, प्योर बुलशिट. ओके. And but he got an MVC, 3 of them, and this one platoon, this one company held the Chinese at bay the whole day till 4 o'clock when the orders were given to withdraw. और जब ये Jaswant Singh was killed over there, there were only 3 casualties against the whole Chinese, almost a brigade strength attack, because the terrain was such, these guys were able to hold them back. Instead of reinforcing success, आपने हुक्म दे दिया कि हट जाइए वहाँ से. जब ये हटने लगे वहाँ से, जब ये गढ़वाली पीछे आने लगे, तो ये चाय वाय बना रहे थे, जब ये चाइनीज पीछे से आके इन लोगों को मारना शुरू कर दिया, और फिर आगे पैनिक हो गया. एंड देन द ऑर्डर्स वर गिवन टू विड्रॉ एंड अबैंडन सेला. बट दैट इज द होल पॉइंट, प्रतीक. जो एक्चुअल जसवंत सिंह की स्टोरी है इज नो लेस heroic. You don't need to Mompa girls firing the machine gun with him and reloading his gun and all that stuff. This is where we go wrong. When I started doing the movies on the history of the armed forces, my first film was Salt of the Earth, which was the history of the Air Force. Air Chief Marshal Nimi Suri was the chief. And we were going to make this movie, 60 years of the Air Force. We wanted to show it the way it was. And I remember the first meeting I had with the deputy chief of the army at that time, and he said, "अरे यार, ये कैसी फिल्म बना रहे हो? उसमें जब तक unless you have some good-looking women and some, so nobody will watch." I remember telling him, I said, "Sir, MiG-21 taking off, as much drama. You don't need women around, na? I mean, you don't have to create that kind of environment." सही बात है. ये हमारी बॉलीवुड में ये अभी things are changing. We're making a lot more realistic movies.
But even now they are still not really going for the meat of the whole thing because you need to really understand the ethos of exactly होता क्या है. Right. मैंने कारगिल की लड़ाई फिल्म की हुई है यार. अब लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये इसी बैंड ऑफ ब्रदर्स में क्या पेस है ये. भैया लड़ाई में ऐसे नहीं होता है. समटाइम्स यू आर सिटिंग इन अ वॉर वंडरिंग व्हाट द हेल इज हैपनिंग है. एक गोला गिरेगा, उसके बाद अगला गोला कल गिरेगा. अब वो 24 घंटे में आप क्या करोगे? सी यू आर लुकिंग एट edited stuff on film happening data. You know, here, but war is a different thing altogether. So we have to understand what it is. It's cold-blooded nonsense, and only hope that we never have to actually face a war because it's horrible. It's horrible. You see a man getting shot. You see a man getting disemboweled. You see a man getting blown up. It's the most heinous thing. Right. Okay. The only way to prepare. And in fact, I have always maintained each one of my books, each one of my films, they're all anti-war statements. Because and unless you are prepared for war, it will be thrust on you. Yeah. If you are prepared for it, there's less chance that somebody will go after you. And definitely casualties अगर सामने वाले को होंगी तो आपको भी होंगी. अरे तो casualties are, वो तो, I mean, unfortunately, you know, we look at a war कि उसके हमारे 2 मरे, उनके 4 मरे. नहीं. ऐसी बात नहीं होती है भैया. जो तुम्हारे 2 मरे, 2 विडोज हैं, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी ये है. एंड ईच ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस. नहीं, आफ्टर टॉकिंग टू यू लिटरली एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा दैट अभी ये जो लोग पॉडकास्ट देखेंगे, वन थिंग इज़ क्लियर दैट रियल स्टोरीज आर डिफरेंट. एंड जो लोग उसको एडिट करके उसमें मसाला डाल देते हैं एंड रियल को रील बना देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है. ज़रूरत भी नहीं है. वो हमारी चीज़ में करते हैं ना. मिल्खा सिंह बेचारा 400 मीटर्स वाला, उसको एक ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया. सियाचिन पे आप आया था मेरे पास फिल्म बनाने. मेरी किताब है लॉन्ग रोड टू सियाचिन. ही वांटेड टू बाय द राइट्स. ही वाज विलिंग टू पे मी अ हेल लॉट ऑफ मनी. मैंने कहा ठीक है. शाम को हम बात कर रहे थे, फिर कहता ये आधी, मैंने कहा यार कहानी तो बताओ क्या होगी. आधी कहानी बाना सिंह की बीवी के ऊपर थी. मैंने कहा यार ये तो मेरे से किस बात के राइट्स ले रहे हो. आई मीन यू नो, आई एक्चुअली रिफ्यूज बिकॉज इट जस्ट डजंट मेक सेंस. बट आई टोल्ड हिम, इसे नहीं सर ऐसा ही होता है बॉलीवुड में. अगर वो कि उसका वो लव लाइफ नहीं होगा, रोमांस नहीं होगा, जब वो पहाड़ चल रहा है अपनी बीवी को गाना नहीं गाएगा, तो फिर फिल्म कैसे बनेगी, मज़ा कहाँ आएगा. अरे बाप रे, 20,000 फुट में तुम 2 कदम चल जाओ और वो अगर तुम्हारे लिए ड्रामा नहीं है तो फिर भगवान जाने क्या ड्रामा है. या वो फिर वो ज़्यादा थ्रिल एक्शन दिखाते हैं. Yeah, whatever. That is not the way to do it. And that way the West has been far more realistic. In fact, Russian films, German films, Czechoslovakian films, especially around World War II, were very realistic. And we need to actually learn from them. But then again, you make these kind of realistic films, there has to be an audience. You will only have an audience if the audience itself is perceptive enough People to know are what more interested in Indian fiction. Yeah, whatever it is. Okay. So, yeah. So, thank you very much for my pleasure. Thank you for having me here, and good luck with your endeavor, with your various shows. and thank you very much. आपने काफ़ी रोशनी डाल दी एंड मुझे लगता है कि अब लोगों को थोड़े मिथ्स क्लियर हो जाएंगे जो लोगों को लगता था कि दैट. People must read and develop the habit. अब बच्चों को भी develop करो. ये बहुत ही, this is no longer an option. The pace at which the world is changing, the way things are happening, unless you know what geopolitics is, you are going to be at the receiving end of things. एक्चुअली इंडिया में टॉपिक के बारे में तो सबको पता है दैट इंडो चाइना वॉर हुई थी, बट पीपल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपेंड, क्या हुआ था एंड किस वजह से हुआ था. अभी भी लोगों को थोड़े मिथ्स ही हैं चीज़ों को लेकर. तो होता है थोड़ा बहुत. डेफिनेटली. तो आई होप दिस पॉडकास्ट विल हेल्प देम एंड थैंक यू फॉर अपीयरिंग इन द पॉडकास्ट सर. एंड आगे भी हम चाहेंगे कि दैट हम कभी किसी और वॉर के ऊपर भी चर्चा करें एंड लोगों को गाइड कर पाएँ. सो थैंक यू वेरी मच. सो यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड आपको काफ़ी कुछ इंडो चाइना वॉर के बारे में पता चला होगा एंड आपके बहुत सारे मिथ्स भी क्लियर होंगे दैट क्या एक्चुअली हुआ था एंड किस वजह से हुआ था. और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. एंड अब जो आपको मिथ्स क्लियर हुए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ इस पॉडकास्ट में जो आपको पसंद आई है, कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना. एंड सर हैज़ रिटन सम वंडरफुल बुक्स, तो उनके लिंक मैं ज़रूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप उनको बाय कर सको और पढ़ सको एग्जैक्टली कि क्या हुआ था, क्या किस्से हैं, क्या कहानियाँ हैं, आपको एग्जैक्टली पता चल पाए. एंड अगर आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है
तो आप हमारे अदर पॉडकास्ट भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए एंड कीप वॉचिंग द प्रतीक शो।